हेलो नमस्कार दोस्तों, वार बृहस्पतिवार 7 मार्च करते हैं आज देश विदेश से भारत में क्या रहा वो तमाम खबरें बने रहे हमारे साथ। फटाफट खबरों की तरफ करते हैं रुख। चुनाव जाने कौन है अब्दुल सलाम, हु इज अब्दुल सलाम। बीजेपी पर अक्सर आरोप लगता है कि पार्टी मुस्लिमों को मौका नहीं देती। 2019 में लोकसभा चुनाव में ऐसे भी था। बीजेपी ने 437 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने पहली सूची में अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और डॉक्टर अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया है। मलप्पुरम सीट बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे अब्दुल सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। 2019 में बीजेपी ने 437 सीटों पर लड़ा था लोकसभा चुनाव, तब पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को नहीं बनाया था उम्मीदवार। तिरुवनंतपुरम 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल से टिकट दिया है। वह बीजेपी से टिकट पाने वाले इकलौते मुस्लिम हैं। इसके बाद अब्दुल सलाम लगातार सुर्खियों में है। केरल में बीजेपी 20 लोकसभा सीटों में 12 सीटें नाम तय की हैं। इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम को प्रत्याशी बनाया है। सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। सलमा कालीकट विश्वविद्यालय कुलपति रह चुके हैं। कौन है अब्दुल सलाम? डॉक्टर अब्दुल सलाम केरल के तिरूर में रहने वाले हैं। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार 2018 तक इन्होंने जैविक विज्ञान 153 शोध पत्र 15 समीक्षा 13 पुस्तकें प्रकाशित की है। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। वह बहुत ही सक्रिय हैं। अब्दुल सलाम 2011 से 15 तक कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। सलाम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब्दुल सलाम बीजेपी की केंद्रीय टीम का भी हिस्सा हैं। उनके पास बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। डॉक्टर अब्दुल सलाम तिरुवनंतपुरम में रहते हैं। मर्दा प्रबंधन में मास्टरी। कालीकट यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके अब्दुल सलाम को मर्दा प्रबंधन का विशेषज्ञ माना जाता है। बीजेपी 2019 के चुनाव में किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया था। पार्टी ने 2024 में 400 के पार पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने सलाम को मलप्पुरम सीट के उपचुनाव में एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट था। अब चुनाव में अब्दुल सलाम को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 और फिर 2021 के उपचुनाव में यहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को जीत मिली थी। बीजेपी चुनाव को तीसरे नंबर पर रही। 2009 में इस सीट पर IUMNL का कब्जा है। पहले विधानसभा लोकसभा बीजेपी ने इससे पहले 2016 में तिरूर विधानसभा सीट से सलाम को मैदान में उतारा था। तब सलाम को मात्र 9097 वोट मिले थे। अब पार्टी ने करीब 7 साल बाद लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि अब्दुल सलाम मलप्पुरम सीट पर गेम चेंज कर सकते हैं। यह सीट मुस्लिम मतदाता बहुल है और बीजेपी ने अब्दुल सलाम को उतारकर कांग्रेस अगुवाई वाले UDF को सीधी चुनौती दी है। अभी यहां से IUML के मोहम्मद बशीर सांसद हैं। गरीब परिवार से आते हैं सलाम। अब्दुल सलाम एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 71 साल के अब्दुल सलाम 9 भाई और 1 बहन है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल की पढ़ाई के दौरान 9 किलोमीटर पैदल चलते थे। बीजेपी से जुड़ाव के सवाल पर अब्दुल सलाम कहते हैं कि उन्हें PM मोदी ने प्रभावित किया है। सलाम यहां तक कहते हैं कि वे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की तरह ही सलाम प्रगतिवादी सोच रखते हैं। वे पूर्व में मुल्लाओं मुफ्त मौलानाओं की आलोचना करते आए हैं। नीता अंबानी ने पहना 500 करोड़ के पन्ना हार। इसके फायदे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। नीता अंबानी ने हाल ही में एक ऐसा नेकलेस पहना है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा जारी है। दरअसल नीता अंबानी से बहुत ही सुंदर पन्ना रत्न से जड़ित नेकलेस पहना था। ज्योतिषी शास्त्र में पन्ना रत्न पहनने से कई लाभ बताइए। आइए जानते हैं पन्ना पहनने से क्या लाभ है। नीता अंबानी ने हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में एक ऐसा हार पहना है जो इन
दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल नीता अंबानी ने पन्ना और हीरे से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर नेकलेस पहना था। खबरों की माने तो इस पन्ना रत्न के हार की कीमत लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच बताई जा रही है। ये जानते हैं इस हार में लगे पन्ना रत्न के बारे में ज्योतिषी शास्त्र में क्या कहा गया है और इसे धारण करने से क्या फायदे हैं। पन्ना रत्न पहनने के फायदे। ज्योतिषी शास्त्र बताते हैं कि पन्ना धारण करने से व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह मजबूत होने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। वह जिस भी क्षेत्र में मेहनत करता है उसमें सफलता हासिल करता है। ऐसे लोगों को उन्नति की राह आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। बुध ग्रह के मजबूत होने से व्यक्ति समझदारी बुद्धिमानी से फैसले लेता है। साथ ही व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर भी काफी अच्छी होती है। 2. ज्योतिषी शास्त्र में पन्ना पहनने से आर्थिक लाभ भी बताए गए हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पन्ना पहनने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आय भी अच्छी बनी रहती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा पन्ना धारण करने से व्यक्ति की वाणी में निखार आने लगता है, नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलने लगती है, साथ ही व्यक्ति को त्वचा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रहती। पन्ना धारण करने की विधि। पन्ना रत्न सोने की अंगूठी या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर पहना जा सकता है। पन्ना धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध या गंगा जल में डालकर इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर बुध ग्रह से संबंधित मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म ब्रीम भो स बुधाय नमः 108 बार जाप करें। इसे बुधवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। वो दिल छू लेने वाला किस्सा। फ्लाई ओवर पर बुलवाए गए गडकरी और बाल ठाकरे ने तब खिंचाई राज से फोटो। सोशल मीडिया पर बाला साहेब और नितिन गडकरी की एक तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। इस तस्वीर में बाला साहेब और नितिन गडकरी एक फ्लाई ओवर के सामने खड़े हैं। दरअसल वाकया बाला साहेब की फोटो बायोग्राफी बनाई जाने के दौरान है। नितिन गडकरी और बाला साहेब एक दूसरे को खूब पसंद करते थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सभी मोदी सरकार में एक काम करने वाली मंत्री की रही है। देश में हाईवे का जो जाल डीएनए ने साल 10 में बिछा है उसमें नितिन गडकरी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिसके काम की तारीफ विरोधी दल के नेता भी करते हैं। सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में गडकरी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के साथ खड़े हैं। यह तस्वीर बाला साहेब के फोटो बायोग्राफी बनाने जाने के दौरान एक घटना से जुड़ी फोटो है। बाला साहेब का महाराष्ट्र के कदावर नेता रहे हैं। मराठी अस्मिता के प्रतीक बाला साहेब की खुददारी और स्पष्टवादिता की मिसाल दी जाती है। दरअसल इस फोटो को उसी कड़ी का हिस्सा माना जा सकता है। दरअसल बाला साहेब की फोटो बायोग्राफी के लिए एक फोटो ली जानी थी। राज ठाकरे उस फोटो बायोग्राफी पर काम कर रहे थे। ऐसे में एक फ्लाई ओवर के सामने बाला साहेब को तस्वीर खिंचवानी थी। इसकी वजह थी कि वह काम शिवसेना सरकार के शासन में हुआ था। ऐसे में बाला साहेब ने अकेले उस फ्लाई ओवर के सामने तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया। बाला साहेब ने राज ठाकरे से साफ कहा कि राज नितिन गडकरी ने इसे बनाया है, मैं उनके बिना फोटो नहीं खिंचवा सकता। इस प्रकार यह तस्वीर खींची गई। गडकरी ने नहीं, रोड करी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद बाला साहेब से जुड़े किस्से अक्सर सुनाते हैं। महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री से लेकर केंद्र में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तक उन्होंने सफर तय किया। महाराष्ट्र में मंत्री रहते रिकॉर्ड 55 फ्लाईओवर का निर्माण करवाना गडकरी की उपलब्धियों में शामिल है। बाला साहेब भी नितिन गडकरी के काम के जज्बे के मुरीद थे। शिवसेना के दिग्गज नेता गडकरी को रोड करी कहकर बुलाते थे। गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान जब मैं एक बार उनसे मिलने गया तब उन्होंने मुझे एक शीट दी थी। उस शीट पर लिखा था लाइक पीपल हु कैन गेट थिंग्स डन। मुझे वे लोग पसंद है जो काम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही बाला साहेब ने कहा था कि मुझे रिजल्ट देने वाले लोग अच्छे लगते हैं। गडकरी इस बात का भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि रोड बनाना मेरा पैशन है। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी में रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में सड़कों का जाल बिछा दिया। इस वजह से ही बाला साहेब गडकरी को रोड करी कहते थे। खुले दिल वाले व्यक्ति नितिन गडकरी भी दिवंगत ठाकरे को खुले दिल
का व्यक्ति बता चुके हैं। करीब एक दशक पहले दादर में गडकरी ने यह बात कही थी। उस समय गडकरी बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। गडकरी ने उस समय कहा था कि शिवसेना प्रमुख तानाशाह नहीं थे और हमेशा वही फैसले लेते थे जो उन्हें लगता था कि वो उचित है। गडकरी ने कहा कि बाला साहब खुले दिल वाले व्यक्ति थे, वह कभी किसी जाति आधारित राजनीति में शामिल नहीं हुए। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें एक तानाशाह के रूप में चित्रित किया, लेकिन ऐसा नहीं था। विपक्ष की मानता है गडकरी की धाक। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की राजनीतिक रूप से मजबूती की मान्यता सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल में भी दिखती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले भी कह चुकी है कि बीजेपी में नितिन गडकरी एकमात्र व्यक्ति हैं जो सच बोलते हैं। महाराष्ट्र में केवल एक ही शिवसेना है जिसका गठन दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने किया था। संदेश खाली की महिलाओं से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी, उनका दुखड़ा सुनकर कही ये बात। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। पीएम मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। वो इन महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव को टीएमसी को सबक सिखाने का आह्वान कर चुके हैं। पीएम मोदी से मिली संदेश खाली की महिलाएं। पीएम मोदी के सामने सुनाया महिलाओं ने दुखड़ा। महिलाओं की बात सुनकर पीएम मोदी हुए भावुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात की। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को आप बीती सुनाई। महिलाओं ने पीएम से कहा कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के लोग अभी तक उनको डरा धमका रहे हैं। सूत्रों की माने तो महिलाओं की बात सुनते समय पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ हैं और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले पीएम मोदी ने बारासात में जनसभा करके पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली का जिक्र करते हुए कहा कि इस धरती पर टीएमसी के राज्य में माता बहनों पर अत्याचार हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ इस पर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। पीएम ने कहा कि बंगाल की सरकार आरोपी को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। बहनों बेटियों पर टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। इन्हें अपने नेताओं पर भरोसा है लेकिन माताओं बहनों पर भरोसा नहीं। लेकिन टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बहनें बेटियां निकाल चुकी हैं। टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है। बीजेपी ने रेप के आरोपियों के लिए फांसी की भी सजा का प्रावधान किया है। पापा हमारे पुलिस वाले हैं। एसीपी के बेटे ने स्टंट कर दिल्ली पुलिस को दिखाया ठेंगा। इंस्टाग्राम पर भी वीडियो अपलोड किया। लोगों को नियम कायदों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस वालों के लड़के ही जब रूल्स तोड़ने लगे तो क्या कहिएगा। मामला दिल्ली का है। यहाँ एसपी के बेटे ने सड़क पर स्टंट कर सबका ध्यान खींचा। उसने यह सब इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था। पुलिस ने कार जब्त कर ली है लेकिन आरोपी फरार है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर स्टंट करके उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार फिर स्टंट करने का आरोपी दिल्ली में बतौर एसीपी तैनात पुलिसकर्मी का बेटा है। इस बार घटना वेस्ट दिल्ली रोजोरी गार्डन के इलाके की। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। उसने कार से पहले ही नंबर प्लेट हटा दी थी। यही नहीं, आरोपी ने कार पर पुलिस गाड़ी पर लगने वाली बत्ती का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस ने कार मालिक का पता लगाकर कार को जब्त कर लिया, मगर चालक अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस वाले के बेटे ने नियमों को दिखाया ठेंगा। सूत्र ने बताया कि कार चलाने वाला पीयूष शर्मा है। उसके इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उसके पिता दिल्ली में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। फिलहाल वह एसीपी के पद पर कार्यरत है। यह कोई पहली बार नहीं जब पीयूष ने अपने अकाउंट पर स्टंट का वीडियो अपलोड किया। वह लगातार इंस्टाग्राम पर भी इसी तरह के स्टंट वीडियो अपलोड कर रहा है। 14 घंटे पहले भी पीयूष ने अपने अकाउंट पर समुद्र की एक स्टोरी अपडेट की है, मगर फिर भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कार चालक और उसके पिता के दिल्ली पुलिस में एसीपी होने पर आला अधिकारियों को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डीएसपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार से स्टंट करते हुए एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ था, जिससे युवाओं पर गलत
प्रभाव पड़ रहा है। इसकी शिकायत राजौरी गार्डन पर RWA से भी मिली थी। छानबीन में पुलिस को पता चला कि गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने CCTV फुटेज से और वीडियो से उस कार का पता लगाकर कार को जब्त किया गया। अब कार चला रहे शख्स फरार हैं। फॉलोअर्स और लाइक पाना टारगेट। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो डालने के पीछे इन यूजर्स का मकसद अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक पाना है, मगर इस तरह के वीडियो से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है, यह बात पुलिस भी मानती है। मगर वह इस तरह के वीडियो डालने वालों पर रोक पाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। पहले भी पुलिस वाले का बेटा हो चुका है गिरफ्तार। कुछ समय पहले भी ईस्ट दिल्ली के NH-24 पर कार स्टंट करने के आरोप में दिल्ली में बतौर इंस्पेक्टर तैनात ऑफिसर के बेटे प्रिंस पंडित को भी गिरफ्तार किया था। उसने भी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रिंस और पीयूष एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। दोनों के साथ में फोटो भी है। गिरफ्तार होने के बाद प्रिंस ने थाने के बाहर स्टंट ना करने की अपील जरूर की थी, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार अपने अकाउंट पर स्टंट के वीडियो अपलोड करता रहा। नेपाल में आई मनपसंद सरकार, देख खुश हो गया चीन। पड़ोसी को संबंधों को दे रहा है दुआई, भारत पर होगा असर। जानिए कैसे। भारत के पड़ोस में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। नेपाल में PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है। उन्होंने KP शर्मा ओली की पार्टी के साथ नया गठबंधन बनाया है। KP शर्मा ओली भी नेपाल के PM रह चुके हैं, जो एक चीन समर्थक नेता हैं। आइए जाने इस पर चीन ने क्या कहा। खबर काठमांडू से। नेपाल की राजनीति में एक बार फिर से वामपंथ की लहर आ गई है। नेपाली PM पुष्प कमल की दहाल प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर के नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया है। उन्होंने चीन समर्थक KP शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। प्रचंड के इस फैसले से नेपाल संसद की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस अब विपक्ष में बैठेगी और चीन इससे सबसे ज्यादा खुश है। मंगलवार को बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निग ने कहा कि चीन ने देखा है कि नेपाल सरकार ने हाल ही में एक नया गठबंधन बनाया है और अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में सभी दल एकजुट होकर नई सरकार के गठन से जुड़े काम को आगे बढ़ाने और राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और लोगों की आजीविका में सुधार हासिल करने के लिए सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पड़ोसी होने के नाते चीन नेपाल के साथ संबंधों को काफी महत्व देता है। प्रचंड की पार्टी तीसरे नंबर पर है। माओ ने कहा कि साझेदारी आगे और भी विकसित होगी और दोनों देशों के लोगों के लिए ज्यादा लाभ पैदा करेगी। भारत के अभी तक नेपाल के राजनीतिक डेवलपमेंट के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। नेपाल 2022 में चुनाव हुआ था। नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की CPN-MC ने एक साथ चुनाव लड़ा था। इसमें नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर KP शर्मा ओली की पार्टी थी। वहीं तीसरे नंबर पर 32 सीटों के साथ पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रचंड PM बनना चाहते थे। क्या भारत पर होगा असर, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। नेपाल में इस तरह का सत्ता परिवर्तन भारत के लिए अच्छा नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नई सरकार का भारत और चीन को लेकर झुकाव एकदम बदल जाएगा। प्रचंड और नेपाली कांग्रेस का जो गठबंधन भारत के पक्ष में था, वही अब वामपंथी पार्टियों के आने से चीन खुश हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बुनियादी विदेश नीति नहीं बदलने वाली, लेकिन नेपाल की प्रति धारणा जरूर बदलेगी। पुलिस के लिए परेशानी बनी गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी। जी हां, दिल्ली में एक शादी होने वाली है। शादी में गैंगस्टर की है और दुल्हन भी लेडी डॉन के नाम से कुख्यात है। तो ऐसे में इसकी तैयारियां भी बेहद खास हैं। बैंड बाजा और बारात के साथ साथ शादी में पुलिस की स्पेशल सेल
क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम के भी खास जवान सूट बूट पहनकर शामिल रहेंगे। इस शादी पर एएनआईए के साथ साथ 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस की निगाहें हैं। दरअसल 12 मार्च को गैंगस्टर काला जथेड़ी की शादी है। भुट्टो के साथ न्याय नहीं हुआ, फांसी देने के 45 साल बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने माना सच, जिया की खुली पोल। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान की खबर की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ सुनवाई के दौरान न्याय नहीं हुआ था। पाकिस्तानी कोर्ट ने कहा कि हालांकि भुट्टो के साथ न्याय नहीं हुआ था, लेकिन इसके फैसले को अब तक बदला नहीं जा सकता। इस्लामाबाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद आखिरकार मान लिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देने के दौरान निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई के दौरान माना कि इस साल 1979 में 7 जजों की पीठ ने अपनी सुनवाई के दौरान सही प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया था। इससे पहले साल 1977 में शन्य तानाशाह जिया उल हक ने भुट्टो की सरकार को हटाकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसी के राज में पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई थी। माना जाता है कि तानाशाह जिया उल हक के दबाव में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दी गई थी। पाकिस्तान को सर्वोच्च न्यायालय का यह अवलोकन पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें भुट्टो की मौत की सजा की समीक्षा की मांग की गई थी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से देखा कि भुट्टो के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए शर्तें पूरी नहीं हुई। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही और सर्वोच्च न्यायालय में अपील संविधान के उपचार और पक्ष में निहित निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के मौलिक अधिकार से भी कम थी। बिलावल भुट्टो ने फैसले का किया था स्वागत। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भुट्टो को जब हटाया गया था तब वह अपने देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उन्हें अपने राजनीतिक विरोधी अहमद रजा कसूरी की हत्या के आरोप में उन्हें जनरल जिया ने हटा दिया और खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। वह भी जब तक भुट्टो ने ही जनरल जिया को पाकिस्तानी सेना का प्रमुख नियुक्त किया था। भुट्टो को फांसी देने की कानूनी प्रक्रिया पर कई कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में कुछ मामलों में न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाले भय के या पक्षपात की सार्वजनिक धारणा बनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक और कानूनी सीमाओं के कारण भुट्टो की मौत की सजा का फैसला अब नहीं बदला जा सकता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए यह फैसला आगे भी बना रहेगा। वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पाकिस्तान को प्रगति करने और प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की अनुमति देगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार भुट्टो की मौत की सजा पर पुनर्विचार करने पर राय मांगते हुए 2011 में पूर्व राष्ट्रपति जरदारी द्वारा दायर एक राष्ट्रपति संदर्भ का परिणाम है। इस फैसले को बिलावल भुट्टो के परिवार की निजी जीत करार दिया जा रहा है। NIS जटायु लक्षद्वीप में भारत के नए नौसैनिक अड्डे की
हर एक बात। जी हां, नवल बेस NIS जटायु। भारत ने हाल ही में लक्षद्वीप में INS जटायु नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। यह उस समय किया गया है जब भारत में मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया है। मकसद चीन के बढ़ते दबदबा पर लगाम लगाना है। बीते ही कुछ महीनों में लक्षद्वीप अचानक से चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इसके पीछे काफी हद तक प्रधानमंत्री का दौरा ही रहा है। पीएम के वहां जाते ही गूगल की सर्च लिस्ट में सिर्फ लक्षद्वीप का नाम था। देश के लोग इतने उत्सुक और अचंभित थे कि क्या लक्षद्वीप इतना सुंदर है। मोदी लक्षद्वीप घूम रहे थे और समंदर पार एक देश की हालत पसत हो रही थी। जी हां, सही पहचाना, मालदीव। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारतीयों से नफरत को पीएम ने बिना बोले ही जवाब दे दिया था। अब उस लक्षद्वीप में हमारी नौसेना के INS जटायु नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया है। मालदीव के बाद दक्षिण हिंद महासागर में अपनी धमक जमाने की कोशिश कर रहे चीन को भी भारत ने कड़ा संदेश दे दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। यह उसी समय किया गया है जब भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया है। आज स्थापित हो जाएगा नौसैनिक अड्डा। आज यानी बुधवार को मिनिकॉय में मौजूद नौसेना की टुकड़ी को INS जटायु के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया जाएगा। यह लक्षद्वीप द्वीप समूह में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के भारतीय नौसेना के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि 1980 के दशक से ही लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय में भारतीय नौसेना की मौजूदगी रही है, लेकिन INS जटायु को द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा पूर्ण अड्डा माना जाएगा। इससे पहले 2012 में कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक को पहले ही नौसेना अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ की ओर से पश्चिमी हिंद महासागर में अफ्रीका के तट के पास स्थित मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन करने के कुछ ही दिनों बाद INS जटायु को चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि लक्षद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति जान लीजिए। लक्षद्वीप जिसे संस्कृत और मलयालम में 1 लाख द्वीप के नाम से जाना जाता है, 36 द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप कोची से 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर के बीच की दूरी पर स्थित है। इनमें से केवल 11 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप हिंद महासागर के प्रवाल द्वीपों की एक श्रृंखला का हिस्सा भी माना जाता है, जिसमें दक्षिण में मालदीव और भूमध्य रेखा के दक्षिण में चागोस द्वीप समूह शामिल है। हिंद महासागर में अपने स्थान के कारण लक्षद्वीप भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मिनिकॉय द्वीप महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों SLOCs पर स्थित है, जिन्हें विश्व के प्रमुख समुद्री राजमार्ग माना जाता है। इनमें 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच और 9 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप द्वीप समूह के मुख्य समूह के बीच शामिल हैं। CUT UG के लिए जारी है आवेदन। इधर CUET UG 2024 के लिए आवेदन जारी है। जो देश के अभ्यर्थी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है।